जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, जिनका भी एग्जाम आगे अभी 16 जुलाई से होने वाला है, उसके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? गरीब, युवा, बेरोजगारी या फिर डी नारी। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, बजट जो 2025-26 का है, इसमें 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। कौन कौन सा है? तो उसमें गरीबी आता है, युवा आता है, नारी है और चौथा है अन्नदाता। इसमें बेरोजगारी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बेरोजगारी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछे बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो वो भी एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। अब लक्षद्वीप की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। राजधानी कहाँ पर है? तो कवरत्ती। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो पहले इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके किया गया है श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पूछे तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो साथियों, ये कहलाता है एलपीजी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है एलपीजी। अब एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे पूछे प्रोड्यूसर गैस ये किसका मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। एक पूछा जाता है जल गैस, तो जल गैस जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का पूछे थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो इसका है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो साथ ही इसमें कोबाल्ट धातु होता है। कौन सा होता है? कोबाल्ट धातु। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा बी वाला ऑप्शन, टोकोफेरॉल। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या क्या होगा?
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है HCF गुना LCM। ठीक है, HCF गुना LCM। यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया है 70, दूसरी संख्या हमको निकालना है। HCF यहाँ पर दिया है 14, LCM दिया है 490। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 14 से 70 को काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से 490 को काटेंगे तो ये आपका 9 बार में 45 चला जाएगा, और फिर 4 0 5 8 40 98, यानी बी का मान कितना आएगा 98। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 98। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका काम करना है, ब्रैकेट का। तो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और भाग में क्या है 6, तो ये हो जाएगा 3/6 गुना 2। 2 से 6 को काटेंगे 3, 3 से 3 को काटेंगे 1। तो इधर से यहाँ तक आपका पूरा मान हो गया 1। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे देखिए सबसे पहले का काम होगा, यहाँ पर भी का काम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 भाग, ठीक है, भाग का मतलब बटे, तो 5 है 25, और ये क्या हो जाएगा गुना 2 जोड़, फिर 2 भाग दिया हुआ है तो बटे कर देते हैं, और 2 दूनी यहाँ पे 4 गुना 5, और फिर इधर आपका पूरा आया -1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 बटे आपका ये 25 हो जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10/4 और -1। अब 25 सर का एलसीएम आपको निकालना है तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पर आपका 250, और ये आपका आ जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 250 40 290, 290 में 100 को माइनस करेंगे तो 190। ठीक है, 190 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 19/10। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 19/10 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। देखिए आपके एग्जाम में मैथ से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको बेसिक मैथ भी थोड़ा बहुत आता है तो बिल्कुल आराम से एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से। तो देखिए जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर। प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है, मानसरोवर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मुहावरा छलनी कर डालना, इसका आपको बताना है अर्थ क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसका हो जाएगा शोक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है शोक विहल कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यहाँ पर बताइए चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार है जयशंकर प्रसाद। अच्छा, आधुनिक भारत में नाटक के जनक किन्हें माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्हें आधुनिक भारत में नाटक का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्यों। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, मिट्टी उष्मा की बुरी चालक होती है, इसलिए मिट्टी के घर गर्मियों में आपने देखा होगा ठंडा होता है और जाड़ों में गर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है, बताइए किसका। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब जो है गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनाद किसका उदाहरण है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रणोदित दोलन का। आगे देखिए, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव्य तरंगें होती है। तो किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव्य तरंगें जो है अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल अनुदैर्घ्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आगे देखिए, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, बताइए किसके लिए? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर बताइए, डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है डॉपलर प्रभाव। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताइए क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 बटे क्या होता है? R स्क्वायर होता है। G आपका क्या होता है? तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G, और इसका मान भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग कमेंट करके बताइए बड़ी G का मान और छोटी G का मान क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है, M1 M2 और उनके बीच की दूरी R स्क्वायर, इस पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं, किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अरे यहाँ से क्वेश्चन बनता है लेंस की शक्ति का मात्रक, तो क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को मीटर पर पावर -1 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे क्या होता है? डायोप्टर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच संबंध जो है शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि लेंस का जो पावर है P बराबर क्या होता है? 1/f। तो शक्ति जो है ये फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, नीचे f है इसलिए हुआ आपका व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऊपर रहता f तो यहाँ पर होता अनुक्रमानुपाती। आंसर हमारा होगा पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए बताइए। तो यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देता है तो भार शून्य होता है। क्या होता है? भार शून्य होता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बताए थे छोटी जी का मान पूछा जाता है। छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर। जो पृथ्वी का ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान शून्य होता है, और पृथ्वी के सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये आप ध्यान रखेंगे। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? तो बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, मासरे-ए-आलमगीरी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा की रचना किसने किया है? अबुल फजल ने। किसने किया है? अबुल फजल ने किया है।
निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? चलिए सभी कथन को ध्यान से पढ़िए और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर द्रव्यमान के संबंध में क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यह पदार्थ का एक आधारभूत कण है, आधारभूत गुण है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है, ये भी सही है। परमाणु का द्रव्यमान म्यू में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यह वाला कथन जो आपका गलत है। द्रव्यमान जो है ताप, दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, डी वाला कथन आपका गलत है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आपको बता देते हैं। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य में राज्यपाल है उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये सब राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ये सब क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। इसका आंसर है राज्य सूची। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? आर्टिकल 123। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत में। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 146, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण यहाँ पर मार्बल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मार्बल, सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों नेजा नृत्य जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा राजस्थान का और कौन कौन सा फेमस लोक नृत्य है? तो घूमर पूछा जाता है, ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है। पनिहारी पूछा जाता है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है, पनिहारी। अगर आपसे पूछे चरकुला नृत्य, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। मयूर नृत्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। झूला नृत्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। ये सब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? तो कौन सा है? ये आर्टिकल है 27। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करने तथा हिंदू शब्द में जैन, सिख तथा बौद्ध सम्मिलित है। आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 26। अच्छा आर्टिकल 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 29। चलिए आगे देखिए, श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता? तो ये है नाइट्रोजन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। इसे आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य देश बना है? चलिए क्वेश्चन 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। तो इसका जो 166वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्टे बना है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछे WTO की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। चलिए क्वेश्चन देखिए 31, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? देखिए वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 12 में से जो 8वीं अनुसूची है ये 22 भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 2003 में पूछा गया है कौन सी भाषा को ऐड किया गया, तो यह है संथाली, ठीक है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2003 में संथाली भाषा को ऐड किया गया। अच्छा, सिंधी भाषा को कब ऐड किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। और ये जो आपका कोंकणी मणिपुरी है, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी और इसके साथ में नेपाली, 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये सब क्वेश्चन हम आपको पॉलिटी क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेरा बैसिलस की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट कोच ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे टीका लगाने की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने टीका लगाने की खोज किया था। रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। हाइड्रोफोबिया जो होता है चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और मलेरिया जो है, तो मलेरिया परजीवी की खोज किया था रोनाल्ड रोस ने। ये सब क्वेश्चन आपको बूस्टर जीके का जो नोट्स एप्लीकेशन पर दिए हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन से हैं? तो साथियों कठोर जल के धात्विक घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम है। यहां पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो ये 1863 में कलकत्ता में पारित किया गया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? सही जवाब है 24 दिसंबर 1889 को, ठीक है। मुंडा विद्रोह पूछे कब हुआ था? तो 1899 1900 के दशक में हुआ था मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें बताइए किसके द्वारा चुना जाता है? वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। तो लोकसभा के महासचिव को अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? बताइए कौन सा विधेयक है? तो ये है वित्त विधेयक, मनी बिल, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। वित्त विधेयक के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था?
तो ये तो कई बार बता चुके हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या है। अच्छा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 40 के लिए आंसर बताइए। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का थीम पूछे तो शांति और विकास के लिए युवा कौशल। थीम क्या था, शांति और विकास के लिए युवा कौशल, ये आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अभियंता दिवस मनाया था 15 सितंबर को। 15 अक्टूबर को पूछे तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 28 फरवरी पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च बिहार दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है, तो ये सूती, कॉटन, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मानव निर्मित अगर पूछे प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था, तो नायलॉन था, ये मानव के द्वारा निर्मित। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसका आंसर है अपचित भोजन, ये प्लाज्मा में नहीं होता है। प्रोटीन की बात करें तो 20 अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, 2 बीमारी हमने आपको बताया था, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो यह है मैग्नीशियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसका सिंबल Mg होता है और परमाणु क्रमांक 12। यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी। तो यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से जस्ट उल्टा बनेगा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन था। डेंगू ज्वर का कारण क्या है, चलिए बताइए। तो डेंगू जो बुखार होता है उसका कारण होता है वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। मलेरिया का कारण क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है और ये किसको प्रभावित करती है, तो ये ब्लड को प्रभावित करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्लड की बात करें तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, इसका पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के समय में 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत होती है, ठीक। कहाँ से, तो बंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी डलहौजी के कार्यकाल में। तो यहाँ पर पूछा गया डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया वो किस किस के बीच थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो यह है इनकम टैक्स। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार पर विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो गोवा है, और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे अपना बिहार है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश पूछे तो ये देश है कतर। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है कतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो विंड इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? जो जाएगा नाद स्वरम यानी कि बांसुरी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।